चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जीएसटी। किसके स्कूल में हो गया? हाथ उठाओ। अच्छा, ये आपके स्कूल में नहीं हुआ पीछे। ओके, जीएसटी बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। क्या पता है बच्चों आपको जीएसटी के बारे में? टैक्स होता है। ओह, इतनी बड़ी बात पता है, जीएसटी टैक्स होता है। ओके, आपको क्या पता है? और सेल परचेज पे लगता है। ओके, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। गुड, वाह। इनडायरेक्ट होता है, ये बिल्कुल सही बात है। एक आईजीएसटी होता है, ठीक है, एक सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी भी होता है। ओके, इंट्रा और इंटर होता है, ठीक है। और क्या पता है? बोलो बोलो बोलो। कि यहाँ पे करा तब तो देखा नहीं था ना। हाँ, ये सही है। स्कूल में कौन पढ़ता है मैम? आप पढ़ाओगे। चलिए ठीक है। सो एक ड्राइंग बनाएंगे जीएसटी को बेहतर समझ। कोई वेटिंग रूम में है क्या? सो एक ड्राइंग बनाएंगे, आप भी मेरे साथ बनाएंगे एंड यूज हॉरिजॉन्टल पेज टू ड्रॉ दिस। देखो, आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे, स्टिल आई प्रेफर कि आप मेरे साथ ड्रॉ करें, राइट? चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। तो आप मेरे साथ हॉरिजॉन्टल पेज पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? मैं ड्रॉ करती हूँ, साथ साथ ड्रॉ करो, देन आई विल एक्सप्लेन शांति से, ठीक है? किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? किसका एग्जाम्पल? जैन गारमेंट्स लेते हैं। ये जैन गारमेंट्स है, इसके ओनर है मिस्टर निश्चल। निश्चल स्पेलिंग ठीक है? गलत है? क्यों? यही स्पेलिंग नहीं होती निश्चल की? क्या स्पेल करते हो फिर? NISH। ओके, बच्चों को तकलीफ हो जाती है, नाम गलत लिख दो तो। हाँ, अब CHHAL। ओ माय गुडनेस, सही लिखा था मैंने, बेफालतू निश्चल। ठीक है, चलो। जैन गारमेंट्स है, ये कहाँ पे है? गुड़गांव में। कहाँ पे है ना? इसकी स्पेलिंग गलत है, तेरा मैंने सही लिखा था। चलो, गुड़गांव कौन से स्टेट में फॉल करता है? हरियाणा में। तो मैं लिखती हूँ ये जैन गारमेंट्स है, हरियाणा में। हम अभी इस ड्राइंग से जीएसटी के बेसिक्स को समझेंगे। आई वोंट बी गोइंग वेरी फास्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है, तो मैं बहुत आराम आराम से बोलूंगी ताकि आप जैसे कि पूरा पेज आपका तो एकदम सेंटर में यस, सेंटर में बनाना है। अगर आपका ये हॉरिजॉन्टल पेज है रजिस्टर का, आप ये सेंटर में बनाएंगे, ठीक है? चलिए, तो ये जैन गारमेंट्स है जो कपड़ों में डील करते हैं, गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ओके, अब ये एरो इनकी तरफ आ रहा है, जैन साहब की तरफ ये एरो आ रहा है, ठीक है? जैन गारमेंट्स की तरफ। अब देखिए, सामान बेचने के लिए कहीं से खरीदना भी तो पड़ेगा, से यस। अगर जैन साहब कपड़े में डील कर रहे हैं तो कपड़ा कहीं से खरीद के तो लाते होंगे ना। तो मैं दो ऑप्शन लेती हूँ। एक, यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे? कौन सेलर बनाएंगे? गुड़गांव का ही कोई और? हरियाणा का कोई और जगह बताओ। हरियाणा में कोई और? पानीपत, सोनीपत, पानीपत ले लेते हैं। पानीपत में कपड़ा अच्छा मिलता है, ठीक है? सो ये पानीपत में एक सेलर है, नाम क्या लिखेंगे? पानीपत में मेरे मामा रहते हैं, मामा जी का नाम गर्ग एंटरप्राइजेस। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, मेरे मामा का सरनेम है, मतलब मेरे ससुराल का भी गर्ग ही है, बट मेरे मामा का भी गर्ग है। ओके, सो गर्ग एंटरप्राइजेज है जो कि जैन साहब को माल सप्लाई करते हैं, ठीक है, पानीपत से। और एक तो ये यहां से, मतलब निश्चल के जो मेन सप्लायर है, एक पानीपत से है और दूसरे नहीं, सेम स्टेट नहीं लेना, हम लेंगे सूरत। गुजरात चलते हैं, मेरे मायके चलते हैं, कभी मेरे मामा के घर चलो, कभी गुजरात। वैसे मैं अहमदाबाद से हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम सूरत, आई बिलोंग टू अहमदाबाद। ओके, सूरत मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सूरत कपड़े का हब है, कपड़ा जो मेन आता है वो सूरत से ही आता है, ठीक है? सो एक जैन साहब के जो सप्लायर है सूरत में है, इनका नाम क्या लिखेंगे? मेरी सिस्टर सूरत मैरिड है, उनके ससुराल का नाम लिख देते हैं। मैम चाहते क्या हो आप? पूरे परिवार को लिख दोगे क्या?
जिंदल एंटरप्राइजेस लिख देते हैं, ठीक है। सो ये मेरे से छोटी वाली सिस्टर जो मैरिड है वो जिंदल्स के यहाँ मैरिड है। जिंदल एंटरप्राइजेस सूरत से आता है कपड़ा। जैन साहब कहाँ से सामान खरीदते हैं? एक तो पानीपत से मेजर सामान आता है और एक सूरत से। ये कौन सा स्टेट हो गया? हरियाणा। और जिंदल एंटरप्राइजेस कहाँ पे है? गुजरात में। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब देखो, जो सेम स्टेट से ये परचेज कर रहे हैं जैन साहब, इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट परचेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर जैन साहब सेम स्टेट से माल खरीद के लाएंगे तो उसे टेक्निकली क्या कहा जाएगा? इंट्रा स्टेट परचेज। और अगर दूसरे स्टेट से सामान खरीद के लाएंगे, इंटर स्टेट परचेज। क्या कहेंगे? हाँ बोलो ना। ठीक है, इतना लिखो। इतनी बात समझ में आई? कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है? नहीं। समझ आ रहा है बच्चों? अब इनके सप्लायर तो समझ आ गया। जैन साहब के सप्लायर कहाँ पे हैं? एक पानीपत में है और एक सूरत में। अब ये सामान बेचते कहाँ हैं ये देखते हैं। छोटा कर लेते हैं। एक जो बायर है जो इनसे सामान खरीदता है, ये है सोनीपत। अभी किसी ने सोनीपत का एग्जाम्पल दिया था, मैं सोनीपत ही लिख लेती। सोनीपत तो हरियाणा में ही है। हाँ बोलो। ओके, अब मेरा सोनीपत में कोई रिश्तेदार नहीं है। अब आप नाम बताओ। तो क्या नाम है आपकी सिस्टर का? मेहता। मेहता एसोसिएट्स लिख लेते हैं। नहीं, एसोसिएट्स नहीं, मेहता एंड सन्स लिखते हैं। ठीक, मेहता एंड डॉटर एक्चुअली। ओके, सो मेहता एंड सन्स करके है सोनीपत में, जिनको जैन साहब सप्लाई करते हैं, माल सेल करते हैं। यानी जो मोटा ग्राहक है वो कौन है? मेहता एंड सन्स। ये भी हरियाणा में है, ये भी हरियाणा में है। तो ये जो सेल जैन साहब कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। बच्चों ये इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज मत हो प्लीज। अगर जैन साहब हरियाणा की हरियाणा में सप्लाई कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल। समझ में आ रहा है? मेरी ड्राइंग अच्छी है क्या बच्चों? बहुत अच्छी है ना? आई नो दैट। मैम बनाया ही क्या, खाली एरो तो बना रहे हो आप, है डीले हाँक रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अब इनका कोई दूसरा सप्लायर ढूंढो जो किसी और स्टेट में हो। पंजाब। पंजाब की किसी, वो बताओ जगह का नाम। लुधियाना। लुधियाना लिख ले। लुधियाना में कोई है किसी का रिश्तेदार, कोई बिजनेस? क्या नाम लिखे बताओ, बिजनेस का नाम बताओ। रामपाल। क्या? ओके, तनेजा एंड सन्स लिखते हैं। ठीक है, रामपाल अच्छा नाम है। चलिए समझ में। यानी जैन साहब का एक और जो मोटा कस्टमर है जो सामान खरीदता है वो कौन है? तनेजा एंड सन्स। और ये कहां पे है? पंजाब में। से यस। अब जैन साहब जो इनको माल सप्लाई करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? इंटर स्टेट सेल। इतना लिखो। इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। ड्राइंग चेक करने आना मैंने सबकी। अगर गंदा शैबी बनाओगे तो आई विल टेयर ऑफ योर पेज। हाँ अच्छा है। देखो ये डायग्राम आपके चैप्टर का बेस है तो इसे मजाक में ना लें, ठीक है? ओके आगे चलते हैं बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई? दोबारा से समझो। जैन साहब जो सामान खरीदते हैं या तो वो हरियाणा की हरियाणा में खरीदेंगे या फिर वो कहीं बाहर से खरीद के लाएंगे। अगर वो अपने ही सेम स्टेट से खरीद रहे हैं तो हम उसे कहेंगे इंट्रा स्टेट परचेज। अगर वो किसी बाहर के स्टेट से खरीद के ला रहे हैं तो जैन साहब क्या बोलेंगे? मैंने इंटर स्टेट परचेज की है। सिमिलरली अगर वो हरियाणा की हरियाणा में सामान बेचेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल।
अगर वो हरियाणा के बाहर माल सप्लाई करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड सिंपल है, कोई दिक्कत? अब देखो ये रेडीमेड गारमेंट्स पे डील कर रहे हैं, है ना? तो रेडीमेड गारमेंट्स का रेट शायद 12% है जीएसटी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12% का रेट लगता है रेडीमेड गारमेंट पे। अगर 1000 रुपए से ऊपर का कपड़ा है, 1000 से नीचे के में शायद 5% लगता है, मैं 12 लेके चलती हूँ, अज्यूमिंग के 12% रेट है। तो जो जैन साहब काम कर रहे हैं वो किस रेट में फॉल होता है? 12%। समझ में आ रहा है? यानी कपड़ों पे रेट क्या होता है जीएसटी का? देखो ये रेट्स ना सरकार ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, आई एम नोबडी टू डिसाइड के क्या रेट है। हाँ, कपड़ों पे 18 है, चेक करो। रेडीमेड गारमेंट्स पे मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए, लेट मी चेक। नहीं बच्चे 12 ही तो लिखा है। जीएसटी रेट्स ऑन क्लॉथ ऑन एनी वैल्यू अबव 1000 इज 12%, ठीक तो है, 12% है। जो एक आधे एग्जाम सारा तो है। देखो जीएसटी में कुछ गिने चुने रेट है, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, हाँ 18 है, 28 है, 5 रेट होते हैं। तो कपड़ों पे जो रेट है वो 12 का लेके चलो, ठीक है। अब इसकी टैक्सेशन देखो कैसे होगी ध्यान से सुनना। इतनी ड्राइंग हो गई? हो गई, चलिए गुड। सो अब हम पहले सेम स्टेट परचेज पे आते हैं। मान लो जैन साहब ने पानीपत से जो सामान खरीदा गर्ग एंटरप्राइजेस से 50,000 रुपीज का सामान खरीदा। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का टोटल सामान खरीद के लाए जैन साहब। अब ये बिल कैसे बना के देगा? बिल कौन बनाएगा? गर्ग एंटरप्राइजेस ऑब्वियसली। तो जो गुड्स की वैल्यू थी वो कितनी थी? 50। रेट क्या है जीएसटी का? 12। देखिए जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी 3 टाइप का होता है टोटल। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। अब ये तीनों क्या चीज है ध्यान से सुनेंगे, फिर हम इस पे आगे वापस चलेंगे। हाँ, so GST is basically divided into 3 category: CGST, SGST, IGST। अब ये जो CGST, SGST है ना, ये हमेशा एक साथ चलते हैं, ये पक्के दोस्त हैं। ये नदी के वो किनारे हैं जो हमेशा एक साथ चलेंगे। CGST और SGST क्या होगा? हमेशा एक साथ रहेंगे। ये कब लेवी होता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे लेवी होता है। जब आप सेम स्टेट में सेल परचेज करते हैं तो इन दैट केस कौन सा टैक्स लगेगा? सीजीएसटी। और कैसे डिसाइड करोगे? जैसे टोटल रेट 12 है तो इसमें सीजीएसटी आधा होगा और एसजीएसटी आधा होगा, 6%। समझ में आ रहा है? अगर ये रेट 18 होता तो 9 सीजीएसटी होता और 9 एसजीएसटी। अगर ये 28 होता तो 14 सीजीएसटी होता, 14 एसजीएसटी। याद, ये सर्कल बनाना बिकॉज दे ऑलवेज वर्क टुगेदर। समझ में आ रहा है? तो अगर सेम स्टेट पे कोई ट्रांजैक्शन है तो उस पे ये दोनों लगेंगे आधे आधे रेट से यस। अगर दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन है तो फुल रेट पे ये अकेला लगेगा, आईजीएसटी। ये लगता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे। ऐसे लिखो, सीजीएसटी एसजीएसटी लगते हैं आधे आधे रेट से, हाफ रेट ईच, हाफ रेट ईच। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? आपको कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत है तो बताओ। ड्राइंग बना रहे हो मेरे साथ? सी आई एम गोइंग वेरी स्लो क्योंकि ये बेस है। अगर आज आपको ये बेस समझ नहीं आया तो भूल जाओगे, जीएसटी समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो गर्ग एंटरप्राइजेज है वो कैसे बिल बनाएगा। 50,000 का ये सामान बेच रहा है जैन गारमेंट्स को, और ये भी पानीपत, ये भी हरियाणा में है, ये भी हरियाणा में है। तो इसमें से कौन सा टैक्स लगाएगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो इसका बिल कैसे बनेगा? वैल्यू ऑफ गुड्स 50 प्लस सीजीएसटी 6% 3000 प्लस
SGST 6%। अभी आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? यानी गर्ग एंटरप्राइजेज ने सामान भेज दिया जैन गारमेंट्स को और ये 56,000 रुपए का बिल बना के दे दिया। से यस, जैन गारमेंट्स कितने पैसे देगा? 56,000 रुपए। अब देखो ये बिल ध्यान से देखो, गर्ग एंटरप्राइजेज को टोटल कितने रुपए मिले बताओ? 56,000 रुपए। क्या गर्ग एंटरप्राइजेज पूरे 56,000 अपनी पॉकेट में रखेगा? नहीं। देखो यहाँ पे उसने गुड्स की वैल्यू कितनी बताई? 50, और बाकी का तो टैक्स है ना, तो टैक्स पे किसका अधिकार होता है? गवर्नमेंट। मैं यहाँ पे ऊपर एक गवर्नमेंट का ऑफिस बना रही हूँ, ठीक है? ये हमारा गवर्नमेंट का ऑफिस है, सही है। सो अब देखो गर्ग एंटरप्राइजेस क्या करेगा? 50,000 रुपए तो अपनी पॉकेट में रख लेगा और ये 6,000 रुपए कहां जमा करा देगा? 6,000 रुपीज कहां दे देगा? गवर्नमेंट को। और क्या बोल के देगा? किसके पैसे हैं 6,000 रुपए? जैन साहब के हैं, जैन एंटरप्राइजेस नहीं, क्या था? जैन गारमेंट्स। ये 6,000 रुपए किससे कलेक्ट किए थे? जैन गारमेंट से लिए थे ना। एक मिनट, जो गर्ग एंटरप्राइजेस को टोटल 56,000 रुपए मिले जैन से, उसमें 50,000 उनके खुद के थे। 6,000 रुपए जो टैक्स कलेक्ट किया, क्या वो अपनी पॉकेट में रख सकता है? वो जैन गारमेंट्स के नाम वो जाके सरकार को जमा करा देगा कि भाई हाँ बोलिए, एज इन बच्चे। तो फिर आप ब्लैक के ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हो, पर जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो ब्लैक में क्यों काम करेगा, है ना? सो इसने क्या किया? ये 6,000 रुपए लेके कहां जमा करा दिए? गवर्नमेंट को। लो भैया पैसे पकड़ो। और क्या बोल के दिए? किसके पैसे हैं? जैन गारमेंट्स के। यानी ये जो 6,000 जमा होंगे जैन गारमेंट्स के जीएसटी नंबर से जमा होंगे। से यस, पक्का? दोबारा बताऊं? ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई? इंट्रा स्टेट का बिल समझ में आ गया? अब इस पे आओ। हम ना सेम फिगर लेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। इसका भी यही फिगर लो। अब जैन साहब गुजरात से सामान खरीद के ला रहे हैं, सूरत से, जिंदल एंटरप्राइज। अगेन जिंदल एंटरप्राइजेज ने 50,000 का सामान बेचा। टैक्स कैसे लगेगा? 50,000 पे टैक्स कैसे कलेक्ट होगा? आईजीएसटी, क्योंकि ये क्या है? दूसरे स्टेट से आप खरीद के ला रहे हो। तो ये जो बिल बनाएगा ये कैसे बनाएगा? वैल्यू 50,000, आईजीएसटी 12%, 6,000 रुपए, टोटल बिल कितना हो गया? 56। देखें, आपको बात समझ में आई? अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहां पड़ा? कि अगर आप सेम स्टेट से खरीद के लाए तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा होगा बिल में। अगर आप डिफरेंट स्टेट से खरीदते हैं तो आईजीएसटी। आईजीएसटी होता है, ये सेंटर को जाता है कि स्टेट को जाता है? ये सेंटर को जाता है। इसमें ये स्टेट का है, ये सेंटर का है। अभी हम समझेंगे, सेट ऑफ के टाइम पे समझेंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई बच्चों? देखो मैं आपको प्रैक्टिकली एक काम करती हूँ। आई कीप बाइंग थिंग्स फ्रॉम Amazon, सो आई डू वन थिंग, आई ओपन वन बिल एंड आई शो यू। अगर वो सेम स्टेट का सेलर होगा तो उसने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया होगा बिल में, क्योंकि मेरा एड्रेस कहाँ का है? हरियाणा, गुड़गांव, ठीक है? सो लेट मी चेक। इसका जो आपको बेटर क्लैरिटी आएगी प्रैक्टिकल चीज जब देखोगे आप। व्यू ऑर्डर डिटेल्स, डाउनलोड इनवॉइस। अगर ये बाहर का सेलर होगा, इसने आईजीएसटी लगा के मुझे दिया होगा। कुछ और खोलते हैं, 2 मिनट दो बच्चों। मैं कोई भी एक ना बाहर का कोई सेलर होगा या गुड़गांव का, जैसा भी। इसमें डाउनलोड इनवॉइस क्यों नहीं हो रहा? डाउनलोड इनवॉइस, इसमें इनवॉइस डाउनलोड मोबाइल में नहीं होता क्या? डेस्कटॉप पे ही होता है? ऐसा होता है? पता नहीं। नहीं, वाईफाई तो चल रहा है बच्चे। आपके पास
इतना लिखो चलो, जब तक मैं कोई बिल देखती हूँ मेरे को मिल जाए तो। देखो बच्चों, ये देखो, मैं आपको बिल ऑनलाइन, बच्चे आई डोंट नो कितना देख पाएंगे, मैं थोड़ा कैमरा के क्लोज आती हूँ। ये जो सेलर है ये है कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड, बैंगलोर कर्नाटक, और मैं कहाँ पे हूँ? हरियाणा। डिफरेंट स्टेट हो गया। देखो इसने बिल कैसे बनाया है, ये देखो, ये याशिका वुमेन साड़ी, यूनिट प्राइस 541, टैक्स टाइप IGST। 5% क्यों लगाया? क्योंकि 1000 रुपए से नीचे का कपड़ा है, 5% लगता है। सो देखो इसने IGST चार्ज किया हुआ है। मैं थोड़ा सा क्लोज जाती हूँ फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इफ यू कैन सी, ये देखो बैंगलोर का बिल है। सो दे हैव चार्ज मी IGST, राइट? समझ में आ रहा है? आई होप आप ऑनलाइन बच्चे भी देख पाए होंगे। सो कहने का क्या मतलब है कि क्योंकि ये और मैं डिफरेंट स्टेट में है, तो इसने मुझे जो बिल बना के दिया वो IGST चार्ज करके दिया। अगर कोई सेम स्टेट का होता तो वो मुझे क्या चार्ज करके देता? अमाउंट सेम ही रहता, अमाउंट में कोई फर्क, हाँ, वो फिर क्या करता? 2.5% में उसे डिवाइड कर देता, राइट? आपको इतनी बात क्लियर हो गई? ग्रेट। चलिए, इफ आई कैन फाइंड दिस CGST बिल, नहीं ये भी IGST है। अमेजोन पे जनरली सब बाहर के सेलर मिलते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? अब यहाँ पे भी यही होगा, जो ये जिंदल एंटरप्राइजेस है ये सरकार को जमा करा देंगे 6000 रुपए और 50,000 अपने पास रख लेंगे। सिंपल है, इतनी बात समझ में आ गई? 6000 रुपए चेंज गारमेंट्स के नाम पे करेक्ट। ये जो गर्ग हो चाहे जिंदल हो, जो सरकार को 6000 रुपए देंगे, किसके नाम से देंगे? जैन गारमेंट्स। वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं दे रहा हूं पैसे, क्योंकि ये पैसे किससे लिए गए हैं? जैन गारमेंट से। तो उसके नंबर से ये डिपॉजिट होंगे। समझ में आ रहा है? ये मेरा टैक्स है। नहीं बोल सकते, फिर आप कलेक्ट ही नहीं कर सकते। यू आर नोबडी टू कलेक्ट टैक्स। किसने ऑथराइज किया टैक्स कलेक्ट? टैक्स कलेक्शन की अथॉरिटी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। हु यू आर टू कलेक्ट द टैक्स, ठीक है? आप कोई नहीं है। ओके, सो बच्चों, अब आपको मैंने ये बात बताई कि ये 6000 रुपए गर्ग एंटरप्राइज अपनी पॉकेट में नहीं रखेगा, सरकार को जमा कराएगा। तो क्या आपको इस बात की क्लैरिटी हो रही है कि जब हम GST कलेक्ट करते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपको सरकार को देना है, आपका पैसा थोड़ी है। आपने कस्टमर से ले लिया, बट आप उसे रख नहीं सकते। वो पैसा कहाँ जाएगा? मेहुल? सरकार के पास। सो कैन आई से, मैं यहाँ पे पेन चेंज करती हूँ सो दैट which pen I'll take this. Can I write GST? चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर, दोनों ही स्टेट में GST collected is a liability. Say yes. Which is deposited to government. Which is to be deposited rather. Which is to be deposited to. हाँ बोलो ना बच्चों। कोई शक है, कोई शंका है तो आप मुझे बताएं। आई रिपीट, लाइबिलिटी क्यों है? देखो, गर्ग एंटरप्राइजेस ने टोटल कितने पैसे लिए जैन साहब से? 56। उसमें 50 तो गुड्स की वैल्यू थी और 6% CGST था, 6% SGST, क्योंकि ये सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये जो 6000 रुपए गर्ग एंटरप्राइजेस ने लिए वो अपनी पॉकेट में नहीं रख सकते, उनको सरकार को जमा कराना पड़ेगा। चाहे ऐसा नहीं होता कि आज पैसा मिला आज ही जमा कराने भागो, पीरियोडिक होता है ये कि एक पीरियड में इतना कलेक्ट किया फिर आप सरकार को दे दीजिए सारा इकट्ठा करके। समझ में आ रहा है? सो कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी से GST कलेक्ट करते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है, गवर्नमेंट को देना है, इसीलिए, है ना? सो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है GST कलेक्टेड इज अ पार्ट ऑफ इनकम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। इट इज अ लाइबिलिटी, यू कैन नॉट कीप दिस मनी विथ यू। समझ में आ रहा है? अब सेल पे चले, पक्का? अब देखो, यहां से जो सामान जैन साहब ने खरीदा वो आगे बेच दिया। कहां बेचा? सोनीपत। किसको बेचा? मेहता एंड सन्स को। एक बात बताओ जैन साहब, आप ये जो सामान खरीद के लाए हो 50,000 का, क्या सेम रेट में बेच दोगे?
50 का खरीदा है आपने। अच्छा पहले तो ये बताओ कि 50 का खरीदा है 56 का खरीदा? 56 नहीं, वाई 50? जैन साहब का कहना है मेरे तो 6000 गए, मैं तो 56 में खरीद के लाया हूं। ओके लेट्स सी नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जैन साहब का कहना है कि मैम मेरा तो 56,000 रुपए लग गए, तो मेरी तो कॉस्ट क्या हो गई 56। बच्चे यू आर रॉन्ग, आपकी कॉस्ट 50,000 रुपए ही है, 56 नहीं है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट इज अ डिफरेंट मैटर, क्योंकि उसके बिल पे जो जीएसटी लगता है वो क्लेमेबल नहीं है, वो अलग मुद्दा है, हम उस पे आएंगे। रेस्टोरेंट के मुद्दे पे जाने दो। अभी फिलहाल ये समझो कि आपकी कॉस्ट 50 है, 56 नहीं है। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। जैन साहब ने 50,000 का सामान खरीदा, लॉजिकल है वो उसे बढ़ा के बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं ना, प्रॉफिट कमाने बैठे हैं, खाली इधर से उधर माल थोड़ी सप्लाई करना है। सो 50,000 का अगर ये खरीद के लाए हैं तो मैं मान के चलती हूँ 70 में तो जरूर बेचेंगे, है ना, प्रॉफिट 20,000 का कमा रहे हैं। तो ये वाला सामान जैन साहब आगे सप्लाई कर रहे हैं 70,000 रुपए में। कितने रुपए में? कैन आई से 20,000 का प्रॉफिट ऐड किया? से यस। तो अब सामान बेचने वाला ही बंदा बिल बनाता है ना, तो अब जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? जैन साहब, क्योंकि ये सामान बेचने वाली जगह आके खड़े हो गए हैं अब, है ना। अब आप बताओ जैन साहब कैसे बिल बनाएंगे, क्योंकि ये हरियाणा से हरियाणा सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट, तो कौन सा टैक्स लगाएंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आधे आधे रेट से। 12 है तो 6 और 6, तो जैन साहब का बिल कैसे बनेगा? वैल्यू 70 प्लस सीजीएसटी 6% प्लस एसजीएसटी कितना हो गया? से यस। कोई शक, कोई शंका? टोटल कितने का बिल बना? 78,400 का बिल बना के जैन साहब ने सामान बेच दिया। से यस। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि जैन साहब ने कितना टैक्स कलेक्ट कर लिया टोटल में? 8,400, 4,200 रुपए सीजीएसटी, 4,200 रुपए एसजीएसटी। अभी मैंने आपको सिखाया कि हम किसी से टैक्स कलेक्ट करते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, हम उसे खुद नहीं रख सकते, हमें उसको किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। तो क्या जैन साहब ये पैसे खुद रख सकते हैं? सरकार को देने पड़ेंगे। क्या जैन साहब पूरा पैसा सरकार को दे देंगे? 8,400 जो कलेक्ट किया है पूरा का पूरा सरकार को देंगे या कुछ कम? पूरा देंगे, आपको ऐसा लगता है? किसी का कोई और व्यू पॉइंट है? नहीं, गलत है ये आंसर, पूरा नहीं देंगे। नहीं वो सब्ट्रैक्ट करो उससे। देयर यू आर करेक्ट। देखिए जैन साहब ने टोटल जीएसटी कितना कलेक्ट किया? 8,400 से यस। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जैन साहब पहले 6,000 का जीएसटी ऑलरेडी पे करके आए हुए हैं पिछले ट्रांजैक्शन पे? जब ये माल खरीदा गया था तो जैन साहब के नाम से 6,000 रुपए सरकार को गए या नहीं गए? और अभी कितना कलेक्ट किया? 8,400 कलेक्ट किया, उसमें से 6,000 ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो अब कितना पे करेंगे? 2,400 रुपए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दोबारा बताते हो, जैन साहब ने कितना टैक्स कलेक्ट किया? हिसाब से ये सिखाया गया है कि जब भी हम किसी से जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, हम उसे नहीं रख सकते, हमें उसको जाके रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सो ये 8,400 रुपीज जो जैन साहब ने कलेक्ट किए हैं हिसाब से गवर्नमेंट को जाने चाहिए, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैन साहब ऑलरेडी 6,000 रुपए वहां जमा करा चुके हैं? वो क्यों जमा कराए थे? पिछले ट्रांजैक्शन के कारण। देखो पिछले ट्रांजैक्शन में जैन साहब क्या बोल रहे हैं कि मेरी कॉस्ट 50,000 है और मैं टैक्स पे कर रहा हूं 6,000। अभी इसने मेरे को बोला कि मैम मेरी 56 की कॉस्ट है। मैंने बोला नहीं बेटा, तेरी 56 की कॉस्ट नहीं है, तेरी कॉस्ट 50 ही है। 6,000 रुपए जो तूने पहले पे किए थे वो तेरा एसेट था। क्या था? 50 की कॉस्ट थी, 6 का क्या था? एसेट। बच्चों एसेट वर्ड का मतलब बताओ मुझे। फ्यूचर में बेनिफिट दे वो एसेट होता है।
फिर तो जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है उसी पे टैक्स दे रहे हो। वेरी करेक्ट इंटरप्रिटेशन। अभी मैं आऊंगी, आपने जो बोला वही समझाना चाह रही हूं मैं। सो कहने का मतलब जैन साहब जो 56,000 रुपए पिछले ट्रांजैक्शन में पे करके आए थे, उसमें 50,000 जैन साहब का कॉस्ट था और 6,000 रुपए जैन साहब की एसेट थी। मतलब 84,000 8400 हाँ वो देना है। हाँ, But वो और 6 ऑलरेडी दे चुका, 84 अब वो 2400 ही देगा। सिर्फ 2400 देगा टू Correct. कवर दैट 8400 की लायबिलिटी। वेरी करेक्ट, क्योंकि जैन साहब ने टोटलिटी में कितना टैक्स कलेक्ट किया 8400, उसमें से 6,000 तो ऑलरेडी दे दिया ना सरकार को, बिना कलेक्ट किए दे दिया ना, तो अब 2400 ही देंगे। पागल थोड़ी है दोबारा देंगे। अभी आ रहे हैं उस मुद्दे पे। तो मैं आपसे कह रही हूं कि जैन साहब ने टोटल 8400 का टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन 6,000 वो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो अब वो सरकार को कितना देंगे? तो देखो 6,000 यहाँ पे जैन साहब के नाम से ऑलरेडी जमा है, 2400 अगर और दे दिए जाएं तो क्या ये पूरे हो गए? से यस। अब देखो ये 2400 रुपए का क्या फंडा है। जैन साहब ने कितनी वैल्यू बढ़ाई? 50,000 का सामान खरीद के कितने में बेचा? 70 में। 20,000 का 12% बताना मेरे को कितना होता? 2400। GST is paid on the value added. GST is charged on the amount that is added by you. जैन साहब ने कितनी वैल्यू ऐड की? 20। उसी का वो टैक्स पे करेंगे सरकार। कोई शक? GST is, I'm coming to that. It is your asset. एक ही बात है। आप ये समझो ना कि जैन साहब टोटल 8400 का GST कलेक्ट कर रहे हैं, हिसाब से इनको ये पूरा सरकार को देना चाहिए, पर क्योंकि ये 6,000 ऑलरेडी दे चुके हैं तो प्रीपेड हो गया ना। तो यू आर करेक्ट इन सेइंग दैट। क्यों है रिलेटेड? तो Okay. 6,000 चेक हमने रिसीव दे दिया, दोबारा होगा कौन से? आप इसको दे दिया मत समझो, इसने तो जाके सरकार को दे दिया ना। सो जैन साहब के नाम से 6,000 रुपए सरकार के पास ऑलरेडी आ गए हैं। से यस। जबकि अभी तक जैन साहब की कोई लायबिलिटी आई थोड़ी थी, नहीं आई थी। हाँ बोल, वो तो सामान खरीद के लाया था बेचारा, फिर भी वहां पैसे चले गए। ठीक है। तो जब एक्चुअल में जैन साहब के ऊपर लायबिलिटी आई, तो जैन साहब ने कहा कि सर मेरे तो 6,000 रुपए आपके पास ऑलरेडी है जो मैं पिछले ट्रांजैक्शन में दे के आया हूं, तो अब मैं आपको उतने ही पैसे दूंगा जितना वैल्यू ऐड मैंने किया है। ओके, तो उससे प्रीपेड हमारा हो गया एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। जो 6,000 हमने दिए थे पहले, जिसको उसने पूरे नहीं दिए, उसका भी कुछ होगा नहीं का। यार वो तो तू घपले की बात कर रहा है। मैं तुम कह रहे हो कि यार ये बंदा पैसे रख गया और सरकार को जमा नहीं कराए। मैं जैसे कह रहा हूँ 8400 में से हमने 2400 दिए, तो 6,000 हमारा सेटल हुआ है, उसका भी क्या कुछ सेटल होना चाहिए रॉ मटेरियल। करेक्ट। देखो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, GST हर सप्लाई पे चार्ज होता है। आई रिपीट, GST हर सप्लाई पे चार्ज होता है। जैसे मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, वो बेचेगा होलसेलर को, तो वो GST लगाएगा। ठीक है। फिर होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, तो वो GST लगाएगा। रिटेलर बेचेगा फाइनल कंज्यूमर को, तो वो GST लगाएगा। तो कहने का मतलब हर पिछले स्टेज का आप क्रेडिट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे जैन साहब ने क्या किया, पिछले स्टेज में जो 6,000 दिए थे उसका क्रेडिट ले लिया कि भाई मैंने ये दे रखा है तो अब मैं कम दूंगा। समझ में आ रहा है? हर पिछले स्टेज पे जो आप पे करके आए हो, आप उसका क्रेडिट अगले स्टेज पे ले सकते हो। सामान खरीदा, GST पे किया, सामान बेचा, GST कलेक्ट किया, तो जो कलेक्ट किया माइनस जो आप पे कर चुके हैं, नेट करके लायबिलिटी पे होती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? दोबारा बताऊं? ये बेस क्लियर नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। ओके फाइन, आप शेयर करोगे तो बताओ। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला है। दोबारा रिकैप। ओके, कोई बात नहीं, पूछो। मेरा ये कहना है कि जैन साहब ने जो परचेज के टाइम पे GST पे किया वो उनके लिए एसेट था, जो सेल के टाइम पे इन्होंने कलेक्ट किया वो लायबिलिटी थी। से यस। एंड एसेट लायबिलिटी को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। भाई लॉजिकल है, अगर आप पहले से किसी को पैसे दे चुके हो तो फिर और क्यों दोगे? समझ में आ रहा है?
यहाँ पे जैन साहब जब परचेज करके आए तो 6,000 रुपए सरकार को चले गए जैन साहब के नाम से। अब जैन साहब की लायबिलिटी कितनी आई? 84 में से 6 तो ऑलरेडी जमा थे वहां, तो अब कितना देंगे? तो 84 पूरे हो जाएंगे जैन साहब के। कहने का ये मतलब है कि ये जो 2400 रुपए और जमा कराने पड़ रहे हैं वो क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। जैन साहब ने 20,000 का प्रॉफिट किया या नहीं? 20,000 का 12% कितना होता है? 24। वही तो जमा कराना है वहां पे। मैम अगर एसेट कम था लाइबिलिटी ज्यादा था, बट अगर ऐसा हो गया कि हमारे एसेट ज्यादा है लेकिन हमने जीएसटी ज्यादा पे कर दिया बट कलेक्ट कम किया लेकिन लाइबिलिटी कम है, तो उस केस में तो फिर हमारे पास बच गए, मतलब हमने तो ज्यादा ही पे कर तो वो जीएसटी रिफंड मिल जाता है, आप क्लेम कर लीजिए। हाँ तो जैसे हमने उसको दिया था जब हम गए थे उससे, यार वो एसेट लायबिलिटी का बैलेंस रहता है ना। अभी मान ले तेरे पास नहीं है, आगे तो सेल करेगी, फिर सेट ऑफ कर लियो। हाँ बोल। हमने जब हमने परचेज की तो उसने हमारे यहाँ पे पे करा। हाँ अब तुम मेहता एंड सन्स के बिहाफ पे पे कर रहे हो। हाँ भाई तो फिर वो हाँ। लेकिन 2400 तो हमने अपना दिया है ना। तो कोई बात नहीं। तो सो मैम एक और आगे डाउट है। नहीं बोलिए, कोई भी डाउट है आप बोलिए। मैम अगर मैंने लॉस में बेचा सामान तो क्या होगा? लॉस में कुछ लॉस नहीं, लॉस में अगर सपोज सामान 40,000 में बेचा। तो फिर आपका एसेट ज्यादा होगा, लायबिलिटी कम होगी, तो आगे सेट ऑफ हो जाएगा, एसेट आगे काम आ जाएगा। चलो मैं आपका सुनो, मैं समझ गई आप क्या पूछना चाह रहे हो। अब मेरा बात सुनो। यहाँ पे गर्ग एंटरप्राइजेस ने 6,000 रुपए क्या बोल के दिए थे कि ये किसके पैसे हैं? जैन के। अब देखिए खाली टैक्स पे नहीं होता, रिटर्न भी जमा होती है, डिटेलिंग भी जाती है सरकार के पास। तो जैन साहब जब डिटेल भेजेंगे तो वो भेजेंगे कि 8400 रुपीज किसके हैं? मेहता एंड सन्स के। क्या बोलेंगे? 8400 रुपीज किसके हैं? मेहता एंड सन्स, जिसमें से सर मैं ऑलरेडी 6 दे चुका था, 2400 में आपको और दे रहा हूं। सो दिस 8400 बिलोंग्स टू होम? जैन का। अच्छा वो वाले। अब सुनो, अब आगे क्या होगा? अगर मेहता एंड सन्स किसी और को सामान बेचेंगे तो वो जीएसटी कलेक्ट करेंगे। हाँ। फिर वो क्या बोलेंगे कि सर मेरे 8400 आपके पास ऑलरेडी आ रखे हैं, अब जो मैंने एडिशनल चार्ज किया है मैं आपको उस पे टैक्स। मतलब अगर मैं अज्यूम करूं कि मेहता एंड सन्स भी आगे किसी को बेचेगा तो ये भी फिर क्रेडिट लेगा कि सर मेरे 8400 रुपीज आपके पास ऑलरेडी आ रखे हैं। तो मान लो अब, अच्छा और एग्जाम्पल लो, ये 70,000 में मेहता एंड सन्स खरीद रहा है, आगे किसी को बेच रहा है 80,000 में। सो 80,000 पे 12% कितना होगा? 80,000 का 12% कितना होता है? 12 × 96 होता है। तो 9600 की लायबिलिटी आएगी। अब वो क्या बोलेगा कि सर मैंने आपको 8400 दे रखे हैं, मैं कितने दूंगा? 1200 रुपए और दूंगा। यानी 1200 रुपए कैसे आए? 10,000 रुपए जो प्राइस बढ़ाया, 10,000 का 12%। तो 8400 उनके मेहता एंड सन्स के, 2400 हमने दे दिए। 6,000 का क्या हुआ? वो हमारे। बाबू सुन, तेरी टोटल लायबिलिटी 8400 आई थी, ठीक है? उसमें से तुम 6,000 ऑलरेडी पे, तुम्हें तो एनीवेज 8400 सरकार को देने थे। हम वो दे दिए, 6,000 बचे हमारे। नहीं यहाँ पे तो 8400 दिए, वहाँ पे 6,000 दे दिए। बचा कुछ नहीं है, गलत फहमी है, तेरा बचा है। क्यों बचा है ऐसे बोल रहे हो आप? गलत फहमी है आपकी। सुनो, अगर आप आज सरकार को अपनी पॉकेट से निकाल के 6,000 रुपए दे रहे हो, जैन साहब ने अगले ट्रांजैक्शन में पैसे कलेक्ट किए ना, पहले तो कोई पैसे कलेक्ट हुए ही नहीं थे, वो अपनी पॉकेट से निकाल के 6,000 दे के आए हैं, तो बाद में तो वो 6,000 वापस लेंगे ना। देखो इस ट्रांजैक्शन में जैन साहब ने अपनी पॉकेट से 6,000 रुपए पे किए, फिर जब उनके पास 8400 आए तो उन्होंने बोला कि यार 6 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब तो मैं 6 अपने वापस रख लेता हूं, अब तो मैं 6 अपनी पॉकेट में वापस रख लेता हूं। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड। पॉकेट दिखाओ तो आप पहले से किसी को 6,000 रुपए दे चुके हो, फिर अगर आपके पास 8400 आएंगे तो आप क्या बोलोगे? मैं अपने 6,000 पहले रख लेता हूँ, 2400 वापस दे देता हूँ। 6 तो पूरे करेगा कि नहीं करेगा? अल्टीमेटली जैन साहब ने 20,000 रुपए बढ़ाए थे, 20,000 का 12% पे करना था बस। अब समझ में आ रहा है? मेरा गला सुन गया। सही कह रहे हो आप। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा है बच्चों। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, आप डाउट पूछेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। एक बार नहीं 20 बार पूछिए, आई विल आंसर विद द सेम पेशेंस। नाउ गॉट इट, सेटिस्फाइड? सो कैन आई से 3 बातें अब मैं बताऊंगी। पहला, जीएसटी पेड इज योर एसेट नॉट योर कॉस्ट। लिखो, जीएसटी पेड is your asset not your cost, not your cost। ब्रैकेट में लिखे एक्सेप्ट यू आर अ फाइनल कंज्यूमर। अगर आप फाइनल कंज्यूमर हैं तो आपके लिए कॉस्ट है, मतलब आप आगे फर्दर बेचने नहीं वाले। जैसे मान लो आप बाजार से शर्ट खरीद के लाते हो, है ना, 1000 रुपए की शर्ट, 12% का जीएसटी, कितने पे करके आए? 1120, है ना। तो क्या किसी को जाके बोलते हो कि 120 रुपए का जीएसटी पे किया, ला वापिस दे? नहीं। यानी अगर आप फाइनल कंज्यूमर हैं तो जीएसटी आपका कॉस्ट है, अगर आप आगे बेचने वाले हैं तो आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो मैंने क्या लाइन लिखवाई? जीएसटी पेड इज योर एसेट नॉट योर कॉस्ट If you are not एक्सेप्ट यू आर अ फाइनल कंज्यूमर। क्योंकि अगर आप फाइनल कंज्यूमर हैं तो जीएसटी आपका कॉस्ट है, आप किसी से क्रेडिट नहीं मांग सकते। समझ में आ रहा? सैलरी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, वो हम पढ़ेंगे, व्हाट थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड। इतनी बात समझ में आई आपको? अगली लाइन लिखो, जीएसटी कलेक्टेड इज योर लायबिलिटी। जीएसटी कलेक्टेड, बेटा इस चार्ट में मत लिखो, चाहे चार्ट के नीचे या नेक्स्ट पेज में लिखो। जीएसटी कलेक्टेड इज योर लायबिलिटी विच इज टू बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जीएसटी इज चार्ज्ड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड, सो इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। GST is charged only on the value added। अब देखो यहाँ पे 50,000 में 20,000 जैन साहब ने बढ़ाए तो 20,000 पे ही तो देना पड़ा 2400 रुपए, है ना, क्योंकि 6,000 तो पहले दे दिया ना। सो आप लिखेंगे GST is charged only on the value added। समझ में आ रहा है आपको? यस, वो सब हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम बेसिक्स कर रहे हैं। समझ आ गया? यस, ओनली ऑन वैल्यू। तो अब मैंने आपको इंट्रा स्टेट सेल करा दी। अब मुझे बताओ, अगर जैन साहब दूसरे स्टेट में सामान भेजेंगे तो बिल कैसे बनाएंगे? आईजीएसटी लगाएंगे। तो गुड्स की वैल्यू 70,000 ले लेते हैं, 70,000 रुपए में। अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हो, एक सेकेंड, यहाँ इसके नीचे लिखते हो। मैं यहां लिखती हूं कि जैन साहब जो सामान बेचेंगे तनेजा एंड सन्स को, कैसा बिल बना के देंगे? वैल्यू 70,000, क्योंकि 50 में खरीद के लाए हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा में बेचेंगे। अब कौन सा टैक्स लगाइएगा जैन साहब आप? आईजीएसटी। किस रेट पे? 12। तो ये 8400 रुपए हो जाएगा। आप बिल बनाएंगे 78400 का और सरकार को जाके 2400 रुपए जमा कर देंगे, क्योंकि 6000 रुपए ऑलरेडी आपने जमा कर रखे हैं। और आप वहां पे डिटेल दे देंगे कि ये जो 8400 रुपीज टोटल जमा हो गए, ये किसके हैं? तनेजा एंड सन्स के। किसके हैं? 6,000 पे कर देंगे, 2400। हाँ, लेकिन वहां पे जो अब टोटल 8400 हो गए, अब वो क्रेडिट कौन लेगा? आप लोगे। अगले ट्रांजैक्शन में वो क्रेडिट किसको मिलेगा? आपको। लेकिन अगर आप फाइनल कंज्यूमर हैं तो नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पे तनेजा एंड सन्स लिखा है, मतलब ये बिजनेस ही है, ये आगे किसको बेचेगा? फाइनल कंज्यूमर को। हाँ, 2400। करेक्ट। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये सेम स्टेट में सामान बेचा, ये दूसरे स्टेट में, अदरवाइज थिंग इज सेम। बस आईजीएसटी आगे सीजीएसटी और आईजीएसटी का फर्क पड़ेगा बात। ओके, अब जैसे मैंने जो लास्ट लाइन बोली कि अगर तनेजा एंड सन्स आगे सामान बेचेगा तो क्रेडिट ले सकता है, इसको समझना चाहते हैं आप। तनेजा एंड सन्स ने कितने रुपए में सामान खरीदा? 70,000 में। ये मत बोलना 78400। क्यों? क्योंकि ये तो एसेट है। तनेजा एंड सन्स ने आज कितने रुपए पे किए? 78400।
जिसमें 70 की कॉस्ट थी, 8400 का एसेट था। अब मान के चलो तनेजा एंड सन रिटेलर है, ये आम जनता को सामान बेचते हैं, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके तनेजा एंड सन से आगे चलते हैं। नहीं आप मत लिखो, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। इसने डाउट पूछा ना इसलिए बता रही हूँ। मान लो तनेजा एंड सन्स ने अंशिका को शर्ट बेची, ठीक है, राखी आ रही है, अंशिका गई भाई के लिए गिफ्ट लेने, शर्ट खरीदी है ना, पर यहाँ पे तो 70,000 का सामान है। एक शर्ट हाँ एक शर्ट लेते हैं, ठीक है। एक शर्ट अंशिका को बेची, मान लो 7,000 की एक शर्ट थी ब्रांडेड, ठीक है। 7,000 में तनेजा ने खरीदी थी। तनेजा जी कितने रुपए में बेचोगे एक शर्ट? 7,000 की खरीद के लायो, 8,000 में बेचोगे, ठीक है। 8,000 रुपए में आपने ये शर्ट अंशिका को बेच दी। एक शर्ट की बात करते हैं, है ना। 7,000 रुपए की शर्ट आप खरीद के लाए, उस पे 12% का आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। से यस, तनेजा ऑलरेडी कितना पे कर चुका है? 7840। एक शर्ट की बात कर रहे हैं। अब ये एक शर्ट कितने में बेच दी अंशिका को? 8,000 में। तो अब आप बिल कैसे बनाओगे? सेम स्टेट में बेचना है आपको, ठीक है। अंशिका और आप सेम स्टेट में है, मतलब लुधियाना पंजाब। सो आप CGST लगाएंगे, क्योंकि ये अंशिका भी पंजाब में है, आप भी। सो लगाइए 6% से 480 6%। आपने टोटल बिल कितना बनाया बच्चे? 8,960 रुपए की शर्ट आपने अंशिका को दे दी। समझ में आ गया? 7 की खरीदी थी। अब सिर्फ इस एक शर्ट का डिस्कशन करते हैं हम, है ना। आपने इस एक शर्ट पे ऑलरेडी कितना टैक्स पे किया हुआ है? अभी आपने कलेक्ट कितना किया? 960। तो अब आप सरकार को कितना टैक्स देंगे एक शर्ट पे? 120 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने 1,000 रुपए ही बढ़ाए हैं। 7,000 की शर्ट 8 में बेची, 1,000 रुपए बढ़ाए। 1,000 का 12% कितना होता है? 120। तो आप ये क्रेडिट ले सकते हैं सरकार से कि भाई मैंने 840 रुपए ऑलरेडी दे रखे हैं। समझ में आ गया बच्चे? अब आते हैं अंशिका पे। अंशिका इज द फाइनल कंज्यूमर। अंशिका अब आगे किसी को नहीं बेचने वाली, उसने अपने भाई के पहनने के लिए खरीदी है। अंशिका, क्या आप किसी को बोल सकते हो जाके कि मेरे तो इतने GST के रुपए आए गए पहले से, तो मुझे वापस दे दो? नहीं। GST को अल्टीमेटली बेयर कौन करता है? फाइनल कंज्यूमर। समझ में आ रहा है आपको? आई होप दिस मच इज क्लियर। नहीं है। हाँ, तो फिर वो GST नहीं कलेक्ट कर सकता। अगर आप GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो यू कैन नॉट कलेक्ट GST। बट मान लो कि जैसे अब गर्भ एंटरप्राइज रजिस्टर नहीं है बट जैन है, तो नहीं ले सकता। कैसे लेगा? तो जैन फिर बाद में लाइक वो तो रजिस्टर्ड है, तो वो जिसको भी बेचेगा वो तो GST लगाएगा ना। देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, GST के कारण ना गुड्स सस्ते हो जाते हैं। क्यों सस्ते हो जाते हैं? अब आप एक बात समझो। मान लो ये वाला बंदा रजिस्टर्ड है ना। इसने 56,000 का बिल बना के दे दिया जैन साहब को। जैन साहब रजिस्टर्ड है नहीं, तो अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो क्रेडिट ले ही नहीं सकते। क्या ले सकते हैं? नहीं। यानी जैन साहब के लिए 56,000 की कॉस्ट हो गई, क्योंकि अब वो क्रेडिट तो ले नहीं सकते, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जैन साहब की कॉस्ट 50 की जगह 56 हो गई, तो अब वो 56 पे प्रॉफिट लगा के बेचेंगे। समझने वाली बात है। अब मान लो एक दूसरा है यहाँ पे, जैन गारमेंट्स के अलावा मान लो कोई गर्ग गारमेंट्स है, वो GST में रजिस्टर्ड है, वो 50,000 पे प्रॉफिट लगाएगा। जैन साहब 56,000 पे प्रॉफिट लगा रहे हैं, कोई क्यों खरीदेगा इनसे? महंगा बेच रहे हैं ना ये। क्यों महंगा बेच रहे हैं? क्योंकि ये क्रेडिट नहीं ले पा रहे, इनकी तो कॉस्ट ही हो गई है 56, तो फिर उनको प्रॉफिट कमाना है तो और महंगे में बेचना पड़ेगा। लॉजिकल है। तो इट्स बेटर टू गेट रजिस्टर्ड इफ यू आर डीलिंग विथ रजिस्टर्ड बायर्स। समझ में आ रहा है? अदरवाइज GST पेड विल बिकम योर कॉस्ट, यू कैन नॉट टेक क्रेडिट। समझ में आ रहा है आपको? क्या मैम समझा पाई GST का कॉन्सेप्ट? पक्का? सो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि GST पेड इज योर एसेट, GST कलेक्टेड इज योर। अभी खत्म नहीं हुए, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। अभी एक
नहीं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी, एक सिंपल सी चीज जोड़ूंगी मैं सिर्फ। अब बच्चों एक ना मुझे 2 वर्ड ऐड करने हैं जिनको मैं समझाना चाह रही हूं। मैंने अभी तक आपको बताया कि CGST, SGST और IGST होता है। अब देखो जो परचेज के टाइम पे होता है ना, जब हम परचेज करते हैं और हम पे करते हैं, यहाँ पे जैन साहब की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम। किसकी अकाउंटिंग? सेंटर में कौन है? जैन। सो जैन गारमेंट्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो जैन गारमेंट्स जब सामान खरीद के लाएंगे और वो GST पे करेंगे तो उसे ये क्या कहेंगे? इनपुट GST कहेंगे। क्या कहेंगे? इनपुट। मतलब ये क्या है? ये इनपुट CGST है और ये क्या है? इनपुट SGST। यहाँ पे हाँ, यानी परचेज करने के टाइम पे जो हम GST पे करते हैं वो कहलाता है इनपुट GST। जो हम पे करते हैं वो इनपुट, जो कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट। यस, तो जो GST परचेज के टाइम पे किया जाता है वो होता है इनपुट GST, और जो कलेक्ट किया जाता है सामान बेचते टाइम जो हम लोगों से कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं आउटपुट GST। क्या कहते हैं? समझ में आया? दोबारा बताऊं, परचेज करके जब जैन गारमेंट्स लेके आए, कहां से? चाहे यहां से खरीदा चाहे यहां से, तो ये जो GST बिल में लग के आ रहा है जैन साहब के लिए क्या हो गया? इनपुट GST हो गया। क्या हो गया? यानी जो GST पे किया जाता है दैट इज इनपुट GST, और यहाँ पे जैन साहब कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि सामान बेच रहे हैं ना, इसको बेचा, GST कलेक्ट किया, तो जो कलेक्ट किया वो कहलाता है आउटपुट GST। समझ में आ रहा? सामान खरीदते वक्त जो पे किया वो इनपुट, सामान बेचते वक्त जो कलेक्ट किया वो आउटपुट। समझ में आया? ये नोट हो गया क्या? अब एक लास्ट बात सुनेंगे फिर वाइंड अप करेंगे। देखो कहने का मतलब अब आपके पास टोटल 6 तरीके की GST हो गई। कैसे? परचेज जब आप करते हैं तो इनपुट CGST, इनपुट SGST जो हमेशा साथ साथ लगेंगे, या फिर होगा इनपुट IGST अगर आप बाहर से सामान खरीद के लाए हैं दूसरे स्टेट से। अगर आपने सेम स्टेट से खरीदा है तो आपने क्या पे किया होगा? इनपुट CGST और इनपुट SGST आधे आधे रेट पे। अगर आप किसी बाहर के स्टेट से खरीद के लाए हैं तो अब आओ सेल के टाइम पे, जब आप सामान बेचेंगे, जब आप बिल बनाएंगे तो GST कलेक्ट करेंगे जिसे हम कहेंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। से यस, कोई शक कोई शंका? चाहता क्या है? ढंग से समझ आ रहा है बच्चा पार्टी आपको? क्या मैम को पढ़ाना आ रहा है? ये मैंने येलो लिया तो भी चेंज नहीं हुआ, आई डोंट नो। ये ऐसे कर दो ना तो कलर चेंज हो जाता है इसमें। ओके, सो कैन आई से ये तीनों ही मेरे एसेट्स हैं? से यस। और ये तीनों ही मेरी क्या है? इसको लिखें। हाँ बच्चे, आज तो बहुत आज नीट किया है तूने काम। मेहुल, कौशिक साहब, अंकित, अंशिका, यहाँ पर कबीर, सबको समझ आ रहा है? तो कौन सी पेट से कर दिया आपने? दोनों। तनेज, अरे आप सबके नाम थोड़ी ले पाऊंगी, इतने सारे तो ले लिए। चलो, क्या आपको बेसिक्स समझ में आए GST के? ऊपर से तो नहीं गया। देखो अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये 3 एसेट है और 3 आपकी लायबिलिटी है। यहाँ पे GST में एक सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से एसेट कौन सी लायबिलिटी से सेट ऑफ हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि टोटल कर लो एसेट का और टोटल कर लो लायबिलिटी का और सेट ऑफ कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो एसेट देख रहे हैं 3 तरीके के और 3 तरीके की लायबिलिटी है, इसके रूल्स होते हैं सेट ऑफ के कि किसके अगेंस्ट पे क्या सेट ऑफ हो सकता है, वो हम अगले क्लास में करेंगे। अभी और भी चीजें हैं, मेरे को इस डायग्राम से चैप्टर का बेसिक्स देना था।
अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गया है तो फिर हम अगली क्लास में नोट से पढ़ेंगे, ठीक है? ओके मैम। दैट वाज गुड। ओके, ऐसा ही लग रहा है ना? अबे मेरी बेइज्जती कर रहे हो तुम। तनेजा साहब ऐसा है क्या? बाकी दिन कभी कभी दिमाग चलता है, ये कभी कभी घर से साथ में ले आता है, नहीं तो घर पे छोड़ के आता है। हाँ? पे करते हैं तो 60 मिनट्स का क्लास, करेक्ट, और फिर वो हमें रिसीव हो रहा है, वो हमें देना है आगे तो वो लायबिलिटी है। एंड एसेट और लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वही जितना हम पे कर चुके हैं माइनस करके पे करेंगे। लेकिन अभी आप ये कंक्लूजन मत निकाल लेना कि सारे एसेट का टोटल कर लो, सारी लायबिलिटी का टोटल कर लो, सेट ऑफ कर दो, ऐसा नहीं होता है। इसके रूल्स है कि कौन से एसेट से कौन सी लायबिलिटी सेट ऑफ हो सकती है, राइट? अभी करेंगे, अभी चैप्टर के बेसिक समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीएसटी का बेस नहीं होगा तो आगे जाके दुख पाओगे आप लोग, ठीक है? सो दो विल टेक 2-3 क्लासेस टू क्रिएट अ बेस, बट दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।